जब मम्मा फाइनली डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, मेरी मम्मा नहीं है, तो रास्ते भर जितने टाइम उनका था, लास्ट कुछ मोमेंट्स थे उनके, उस टाइम पे वो पापा से यही बोल रही थी कि उसे पढ़ाना, उसे सिर्फ किताबों का शौक है, उसे अधिकारी बनाना। तो नाम के आगे इंस्पेक्टर सुनना और आगे ऑफिसर सुनना, ये उनके लिए करना है कि वो ऊपर से देखेंगी तो खुश होंगी कि हाँ बेटा बन गया, मेरी बेटिया बन गई अधिकारी। आप सभी का रामो टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से निकिता मिश्रा, जिनकी एसएससी सीजीएल 2021 में ऑल इंडिया रैंक 17 है और इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑप्ट करी है। निकिता की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। इनकी लाइफ में वो स्ट्रगल्स हैं जो बहुत रेयरली लोग फाइट करके आगे बढ़ पाते हैं, बट इन्होंने उसको ना ही फाइट किया बल्कि बखूबी अंजाम भी दिया है कि इतनी बढ़िया रैंक के साथ इन्होंने सिलेक्शन लिया है। इनका एसएससी सीजीएल में ये पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में इतनी शानदार रैंक लाना बहुत ही बड़ा काम है, वो भी एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में। तो निकिता से मिलेंगे, आप इनसे तैयारी के बारे में तो बहुत कुछ सीखेंगे ही, लेकिन इनकी जो लाइफ जर्नी है, जैसे कई बार हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बट जो इनके साथ सिचुएशन थी वो जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपकी समस्याएं इतनी गंभीर नहीं है जो इनके सामने थी, बट उसको भी बखूबी, कहते हैं जब चैलेंजेस बड़े होते हैं तो आपको भी बड़ा बन के खड़ा होना पड़ता है और हर तरह की चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। अगर मन में हमने ठान लिया है करना है तो करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, डरना नहीं, करना है। और ये उन्होंने इसका इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि मुझे भी बड़ी सीख मिल रही है लाइफ में कि इस तरह के चैलेंजेस से भी अगर आदमी उठ के ऊपर खड़ा हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। निकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेमो टॉपर शो में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला सवाल निकिता आपसे मेरा है कि एसएससी सीजीएल 2020 में जिसका भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट मोमेंट क्या था, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर ऑफिस से आ रहे थे हम कलीग के साथ, तो फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था एंड सबके कॉल्स आ रहे थे, रिजल्ट आ चुका था। फिर उन्होंने जैसे हमें ड्रॉप किया, मेरे रिक्शे में बैठे, फ़ोन देखा तो पता था मार्क्स अच्छे हैं, अच्छा आना है, बट जब हॉली पीडीएफ पे आप अपना नाम देखते हो, उस मोमेंट पे आई वाज टू इमोशनल टू एक्सप्लेन। और उसके बाद ई रिक्शे से हम घर आए, तो उस पूरे रास्ते पर हम रोते हुए आ रहे थे। उसको लग रहा था कि कुछ ट्रेजेडी हो गई है, क्या हो गया, ये रो क्यों रही है, बट इट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। फिर घर आए तो मेरे फादर है घर पे सिर्फ, तो वो आरती कर रहे थे एंड जाके उनको हमने बहुत टाइटली हक किया कि हम इंस्पेक्टर बन गए हैं। एंड फिर उनका जो उनकी आइज़ में शाइन आ जाती है, फादर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट वो बहुत आंखों से उनके एक्सप्रेस होता है ना कि फाइनली इतने दिन की मेहनत सक्सेसफुल हो गई। तो फिर उसके बाद फिर फ्रेंड्स, फैमिली सब बहुत खुश थे, टीचर्स। आपकी रैंक एक्सपेक्टेशन क्या थी? मतलब आपको पता तो होगा ही मार्क्स से सर कि सर्वेज में अप्रॉक्स 10 चल रही थी, तो ये था कि 10 to 20 आ जाएंगे कहीं ना कहीं। थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थी, बट फिर भी जो एक्सपेक्ट किया था वही मिला। फिर भी जो जब पीडीएफ में आ जाता है नाम, नाम के आगे आप रैंक देखते हो, वो खुशी अलग ही होती है। ऑफिशियल हो जाता है, वरना हाँ, एसएससी पे भरोसा नहीं कि वो भरोसा उनका नहीं है क्या हो टाइपिस्ट गया पता है। लगा आपका नाम ही टाइप ना करे, डर ही लगता है एग्जैक्टली, एसएससी लास्ट से। मोमेंट तक डर लगता रहता है हर बिल्कुल। स्टेज पे। आपने पोस्ट ली है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। यूजुअली लड़कियां प्रेफर करती हैं एएसओ, एमईए एएसओ इन एमईए एएसओ इन सीएसएस। आपका क्या रीजन था कि आपने आईटीआई ऑप्ट किया? सर ऑन फॉर्म मेरी एज जो है वो 19.5 समथिंग थी, और जो एएसओ वाली पोस्ट है उनकी एलिजिबिलिटी शुरू होती है 20 ईयर्स से, जो एएसओ इन एमईए है, एएसओ इन सीएसएस है। तो ये सब मेरे ऑप्शंस में ही कभी नहीं था, तो जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थे उसमें से हमें अपने लिए पर्सनल रीजंस के अकॉर्डिंग आईटीआई जो है वो बेस्ट लगा, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। कि अच्छा, एज एलिजिबिलिटी आपकी थी नहीं, एज एलिजिबिलिटी तो थी नहीं, तो आईटीआई उसे से कभी बेस्ट। कंसीडर ही नहीं किया। होम पोस्टिंग भी क्या एक रीजन था कि आईटीआई में चांस है कि हाँ होम पोस्टिंग मिल जाएगी? सर, आईटीआई में चांसेस हैं, नॉर्थ में अच्छी वैकेंसीज थी कि पोस्ट मिल जाएगी, और मेरे घर की सिचुएशंस भी ऐसी हैं कि आई एम द सिंगल चाइल्ड, तो घर पे भी ध्यान रखना है फादर का, तो इस वजह से होम पोस्टिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, तो इस वजह से भी आईटीआई एक और रीज़न। आपके मार्क्स कितने आए थे इस बार, बताएंगे आप? टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 मिला के टोटल? सर टोटल मेरा स्कोर था 612.77 आउट ऑफ 700। ओके। टीयर 1 में याद है नंबर कुछ? हाँ, टीयर 1 में मेरा रॉ स्कोर 160 था और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 177.77 था। फिर टीयर 2 में मेरा मैथ्स में स्कोर 191.5 था और इंग्लिश में 192.5 था, एंड टीयर 3 में मेरा स्कोर 51 था। ओके। निकिता, आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर स्कूलिंग मेरी प्रॉपर उन्नाव से ही हुई है। 10th मेरा हुआ है विवेकानंद इंटर कॉलेज से, और उसके बाद 12th मेरा हुआ है न्यू एरा कॉलेज से, उन्नाव से ही, और उसके बाद ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए। बोर्ड क्या था आपका? सर 10th मेरा यूपी बोर्ड था और 12th मेरा सीबीएसई बोर्ड था।
ओके। और ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? बीए किया है, बीए बैचलर किया ऑफ है, आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके उसमें? सर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड एजुकेशन। ओके। तो यूजुअली लोग जैसे इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं कि 12th के बाद आपका जो पीसीएम ही रहा होगा ना 12th में, हाँ 12th राइट? पीसीएम था मेरा। तो फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी? सर स्टार्टिंग से मेरा गोल था कि यूपीएससी सिविल्स में जाना है, यूपीएससी करना है, तो उस अकॉर्डिंग बीए चूज़ किया कि ऑप्शनल तैयार हो जाएगा, एक उस डायरेक्शन में हम पढ़ाई करेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो इधर यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, तो इस वजह से ही बीए चूज़ किया। तो एक मैं आपके अंदर एक मैच्योरनेस भी देख रहा हूँ और एक दूरदर्शिता भी देख रहा हूँ कि मतलब पहले तो पता नहीं होता इतना करना क्या लाइफ में, आपको 12th के बाद ये मालूम है कि हमको यूपीएससी की तरफ जाना है तो बीए कर लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या मतलब रीज़न है? मैं इसको ऐसे समझूं कि आज की डेट में इंटरनेट की वजह से अवेयरनेस है, या फैमिली में आपको कोई गाइड कर रहा था, या खुद ही आप इतना सोच रहे हो इतना लॉन्ग टर्म? क्योंकि मुझे याद है 12th के बाद तो हमें तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था कि चलो ठीक है इंजीनियरिंग सब कर रहे थे, हम भी कर लेते हैं। सर पापा मेरे सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उनके ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं ना कि लगता है कि वो एक पोस्ट है जहाँ पे आप बहुत रिस्पेक्ट अर्न करोगे। रिस्पेक्ट ही मेन है लाइफ में, मनी वगैरह कम मैटर करती है मेरे अकॉर्डिंग, पापा को जिस तरह से देखा है। दूसरी चीज़ है, जब मम्मा फाइनली डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, मेरी मम्मा नहीं है, तो रास्ते भर जितने टाइम उनका था, लास्ट कुछ मोमेंट्स थे उनके, उस टाइम पे वो पापा से यही बोल रही थी कि उसे पढ़ाना, उसे सिर्फ किताबों का शौक है, उसे अधिकारी बनाना, तो नाम के आगे इंस्पेक्टर सुनना और आगे ऑफिसर सुनना, ये उनके लिए करना है कि वो ऊपर से देखेंगी तो खुश होंगी कि हाँ बेटा बन गया, मेरी बेटिया बन गई अधिकारी। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि निकिता की मदर अभी इस दुनिया में नहीं है। क्या था सिचुएशन, थोड़ा बताओगे? आप कितनी बड़ी थी, क्या हुआ था उनको? सर 10th के बोर्ड्स चल रहे थे और सडनली उनकी कौन तबीयत सा खराब। ईयर था ये? 2016, हम्म। मार्च 2016 की बात है। तो फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, सारा कुछ बढ़िया चल रहा था और सडनली उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर वो एडमिट हुई, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स, लाइक लंग्स भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं और लीवर भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, ऐसे करते करते 23 डेज स्पैन समथिंग वो एडमिट रही थी और 3 अप्रैल को 2016 में वो नहीं रही। कोई प्रीवियस इलनेस हिस्ट्री? नहीं, कुछ कोई भी नहीं? प्रीवियस क्या एज थी मदर की उस टाइम पे? 40 प्लस समथिंग, 43 42। और आप उस समय? 14 एंड हाफ। 14.5 ईयर्स। वो वेरी डिफिकल्ट, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। तो उसके बाद फैमिली में आप और आपके फादर दो ही लोग हैं, जी राइट? तो कैसा वो फेज रहा होगा? मतलब मेरे को तो सोच के ही डर लग रहा है सर, बहुत कि टफ था। पहले था कि कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे, एक तो सिंगल डॉटर थे, कुछ मम्मी की तबीयत कभी ख़राब नहीं थी, तो कुछ घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे ऊपर। फिर आउट ऑफ सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पापा की जॉब ऐसी थी कि वो 12 आवर्स की जॉब थी, कभी कभी वो 36 आवर्स तक फैक्ट्री में रहते थे, घर ही नहीं आ रहे, तो घर का भी सारा घर का काम करना है, साथ में स्कूल भी जाना है, मतलब सुबह पापा का टिफ़िन बनाना है, अपना टिफ़िन बनाना है, फिर वो लेके स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आके कोचिंग्स वगैरह करके फिर डिनर बनाना है, फिर सेल्फ स्टडी करनी है, तो ये सारा एकदम से मैनेज करना। इवन जब मम्मा नहीं रही थी तो मेरे को याद है हमें अपने बाल बांधने भी नहीं आते थे, एंड सडनली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ, तो टफ फेज था। बट जब 12th का रिजल्ट आया तो आई वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तो तब वो वर्थ इट लग रहा था, याद आ रहा था कि जो भी किया वो फाइनली वर्थ इट है, रिजल्ट है हाथ में उसका मेरे पास। बट यहाँ मेरा कंसर्न यही है कि जैसे बच्चे कई बार क्या होता है ना कि लैक ऑफ, क्योंकि फादर आपके दिन भर जॉब कर रहे हैं, राइट? आप स्कूल तो जा रहे हो, बट वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है आपको कि मेरे को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पढ़ाई करनी है? क्योंकि हमें तो ये था कि माँ बाप इधर देख नहीं रहे तो मत पढ़ो, ठीक है? हम तो बहाने ढूंढते थे उस टाइम पे, मुझे याद है। तो ये सेल्फ रेस, क्योंकि ये आपके केस में तो पूरा आपने इसको बहुत जिम्मेदारी से निभाया है ना, आपने खुद पढ़ाई करी है, कैसे ही दिमाग में था कि नहीं मेरे को पढ़ना है? मेरे को पहला तो ये कि मम्मा के लिए करना है, दूसरी चीज़ है कि हमें याद है मेरा स्कूल बहुत दूर था, तो हम जाते हुए, मतलब जो 12th वाला स्कूल था, स्टार्टिंग में जब स्कूल ज्वाइन किया तो एक दिन था कि हमने पापा से सुबह उठ के बोला कि नहीं जाने का मन हो रहा है आज स्कूल, तो पापा कहते हैं कि मेरा भी नहीं जाने का मन होता है कभी कभी ऑफिस, और प्राइवेट जॉब एज अ सिक्योरिटीज़ जब आप जॉब करते हो तो ना होली दिवाली किसी चीज़ की छुट्टी नहीं बिल्कुल होती है वो उनकी, डेली उनको जाना है। अगर उनका जो कंपेनियन है जो उनको रिलीव करता है वो नहीं आया तो 36 आवर्स तक कंटिन्यू जॉब पे रहेंगे, और ना वो वहाँ पे सो सकते हैं उस पूरे ड्यूरेशन में, बैठने का भी उनको मौका बहुत कम ही मिलता है, 36 आवर्स कंटिन्यू जॉब पे। तो पापा कहते हैं कि मेरा भी मन नहीं होता है और अगर हम नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा सब कुछ। तो उसके बाद से जब भी मन नहीं होता है ना किसी चीज़ का, कि लाइक पढ़ाई में काम चोरी करने का मन हो रहा है, तो पापा का वो सेंटेंस माइंड में आ जाता है कि उनका भी मन नहीं होता है फिर भी वो मेरे लिए कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये होता है ना कि पेरेंट्स जो आपके लिए करते हैं, कई बार हम पेरेंट्स में कमियां निकालते हैं कि हमारे माँ बाप हमको बहुत डांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम उनके नज़रिए से कभी नहीं सोचते कि वो कितनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, राइट? और एक पॉइंट जो निकिता ने रेस किया है कि एक जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है ना, इससे टफ मैंने काम नहीं देखा लाइफ में, क्योंकि ये बिल्कुल सही कर रही हैं कि वहाँ पर आपसे पूछा नहीं जाता है कि आप रात को ड्यूटी करोगे या नहीं करोगे, लगा दिया ड्यूटी तो करना है।
तो मैं अपनी सोसाइटी के जितने भी गार्ड भैया लोग हैं, मैं जाके सबसे बात करता हूँ। अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समझूँ कि इनके दिमाग में क्या चलता है। तो पता चलता है कई बार कि 24 घंटे लगातार वो ड्यूटी पे हैं, 36 घंटे लगातार ड्यूटी पे हैं और सैलरी भी कुछ नहीं होती है, ठीक है? और उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है सोसाइटी में, जो उनको कुछ नहीं समझते हैं। मतलब दे विल कम और वो बहुत रैश तरीके से बात करना, ये करना। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को कहते हुए भी सुना है कि आप ज़िंदगी में क्या हो सकता है आप उनकी जगह होते, तो हमेशा किसी को ट्रीट ऐसे मत करो कि तुम क्या बन चुके हो, बट इस तरह से सोचो कि तुम भी हो सकता है वही हो सकता है तुम्हारी लाइफ ऐसी होती, उसी तरह की कंडीशनिंग होती, आपको मौके नहीं मिलते तो आप भी वही होते। तो कभी किसी से इसलिए ऐसे बात मत करो कि तुम क्या बन चुके हो, बल्कि ये हमेशा सोचो कि अगर उसके रास्ते पे मैं चल गया होता तो मैं भी वही होता। परिस्थितियाँ सबको कुछ भी बना देती हैं, तो एक रेस्पेक्ट सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई किसी भी प्रोफेशन में है, भले ही आपको लगता है कि वो आपको सर्व करने के लिए हैं, बट हमें सबकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट अच्छा हुआ कि इंटरव्यू में आपने डिस्कस किया और उससे इस बात को हम लोग रख पाए सामने। सो निकिता, एक और क्वेश्चन है मेरा कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी आपकी फैमिली की? फाइनेंशियल कंडीशंस का सर ऐसे था कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो होता है वो पहले तक वैसा ही था। फिर मम्मा एडमिट रहीं तो उस ड्यूरेशन पे काफ़ी बिगड़ी चीज़ें। उसके बाद फिर चीज़ें सुधरने लगी थी, पापा जॉब कर रहे थे, ठीक चल रहा था। फिर अभी 2021 में फ़ादर का एक्सीडेंट हो गया, तो उनका पैर टूट गया और मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे वो उस ड्यूरेशन में, तो उनका इलाज भी हुआ और फिर उनकी जॉब भी चली गई। तो उसके बाद से फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी डाउनवर्ड्स चली गई, फिर चीज़ें हमें ही हैंडल करनी पड़ी क्योंकि उसके बाद से पापा जॉब कर सकें इतना उनका मतलब पैर उनका इतना साथ देता नहीं है उनका। निकिता, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जैसे अक्सर होता है ना कि हम लोग की फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में अवेयरनेस नहीं होती है इंश्योरेंस वगैरह की। तो मेरे घर में भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि कुछ केसेस हुए, एक्सीडेंट्स हुए और उसमें लंबा मेडिकल खर्चा आया और कोई इंश्योरेंस नहीं, सेविंग वगैरह भी कुछ खास नहीं होती, तो उसमें उधार लेके फिर इलाज हुए हैं। इंश्योरेंस अवेयरनेस थी ही नहीं। आपके केस में मदर का इंश्योरेंस था? सर मम्मा का भी एक इंश्योरेंस नहीं था और अभी जब पापा का एक्सीडेंट हुआ तो उनका भी इंश्योरेंस नहीं था। तो मम्मा के टाइम पे तो हम बहुत छोटे थे, बट पापा के टाइम पे ये चीज़ हमें रियलाइज़ हुई कि इंश्योरेंस होना चाहिए क्योंकि सडनली पापा ही हैं गार्जियन और वो भी बेड पे हैं, तो हम कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो इस वजह से इंश्योरेंस ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि मिडिल क्लास में भी होना चाहिए इंश्योरेंस। स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जैसे ईएसआईसी में हम जॉब कर रहे हैं तो हम लोग यही प्रोवाइड करते हैं कि ईएसआईसी में जो अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर्स हैं उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ मिले ताकि उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल पाएँ और इन केस कुछ कैजुअलिटी होती है तो उनकी फैमिली को भी इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिल पाएँ और ये होना चाहिए, अवेयरनेस इसके बारे में होनी चाहिए लोगों को। सो जो भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, मैं एक चीज़ आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़, इंश्योरेंस अवेयरनेस होनी चाहिए, पढ़ो कि इंश्योरेंस क्या होता है, क्योंकि फैमिली पे जब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर बहुत मोटा खर्चा हो रहा है, लेट्स से मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या कुछ भी, तो इंश्योरेंस कवर होना फैमिली का बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। और अक्सर हमारी फैमिली में ऐसा होता है, कोई दिक्कत आती है तो पैसे नहीं होते हमारे पास, तो वो इंश्योरेंस, अभी निकिता से हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो खुद करें कि वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंस की तरह नहीं देखना है आपको, कि आप इन्वेस्टमेंट करके सिक्योर कर रहे हो अपनी फैमिली के फ्यूचर को। तो प्लीज़ अपनी फैमिली को आप एडुकेट कर सकते हो कि इंश्योरेंस का क्या महत्व है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, पहला काम यही करना कि घर वालों के लिए इंश्योरेंस खरीदना, अपने लिए भी आपको सरकार एक CGHS कवर देगी, तो उसमें जितने भी लोग एलिजिबल हैं उसको उसमें इंक्लूड करना, प्लस जो भी टर्म इंश्योरेंस वगैरह होता है, टर्म समझो और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको इंश्योर जरूर करें, ठीक है? निकिता, आगे बढ़ते हैं आपकी तैयारी पे। तो कब सोचा आपने कि CGL की तैयारी करनी है? सर ग्रेजुएशन का जो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम जब हो गया था तो उसी ड्यूरेशन पे लाइक एग्ज़ाम चल रहे थे और कोविड आ गया। तो वही एक ड्यूरेशन था जब टाइम मिला सोचने का, क्योंकि उससे पहले पता था सिविल्स में जाना है, एनसीईआरटीज़ वगैरह हो रही थी, बट वो कुछ कंसिस्टेंटली हो नहीं पा रहा था क्योंकि कॉलेज भी रहता है, घर का काम भी रहता है, तो साथ में कोई एक डायरेक्शन में तैयारी हो नहीं पा रही थी। फिर ये था कि यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी भी नहीं थी, तब मेरी कई साल थे मेरे पास, तो ये था कि पहले सीजीएल से एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद वो देखेंगे। तो ड्यूरिंग कोविड जो लॉकडाउन वाला पीरियड था वहाँ से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। पता कैसे चला पहले, सबसे पहले CGL के बारे में आपको? तो बहुत फ़नी इंसिडेंट है कि हम कॉल पे एक फ्रेंड से बात करते हुए आ रहे थे कि अभी यूपीएससी में बहुत टाइम है और कैसे करेंगे मैनेज, मतलब घर की फाइनेंशियल सिचुएशन, इतने दिन तक बैठ के तो पढ़ नहीं सकते। तो उसने बोला कि तब तक तुम सीजीएल की तैयारी कर लो। मैंने कहा सीजीएल क्या होता है? तो कहता घर जाना पढ़ना। तो उसने कुछ टॉपर्स के वीडियो भेजे, कुछ ऐसे जो जैसे बहुत सारे टीचर्स क्रिएट करते हैं जब नोटिफिकेशन आता है कि क्या है, कौन सी जॉब्स हैं।
क्या सिलेबस है, वैसे वीडियोस भेजे। तो मेरी मैथ्स अच्छी थी स्कूल टाइम पे, तो लगा कि हाँ, ग्रेजुएशन के टाइम पे मैथ छूट गई थी और मिस भी कर रहे थे हम अपनी लाइफ में मैथ्स को, तो था कि चलो प्रिपेयर करते हैं। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फिर धीमे धीमे चीज़ें पता चलती चली गई। तो ये तैयारी आपने कब स्टार्ट करी, किस पीरियड में सर मार्च अप्रैल 2020 में तैयारी शुरू करी हाँ, आपने? जब लॉकडाउन था पूरा। ठीक है, कैसे पढ़ना शुरू किया आपने? क्या कोई कोचिंग वगैरह लगाई आपने या खुद से पढ़ रहे थे? सर स्टार्टिंग में एक कोचिंग ज्वाइन की, बट कुछ दिन बाद ही फिर लॉकडाउन आ गया। कोचिंग कहाँ हुई, उन्नाव में? हाँ, उन्नाव में ही। कोई बड़ी कोचिंग थी या फिर? ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट है, उन्नाव का अच्छा इंस्टीट्यूट है। ओके। फिर उसके बाद लेकिन लॉकडाउन आ गया तो वो बंद हो गया। अच्छा, मतलब आपकी कोचिंग पूरी नहीं हुई, 1-2 महीना पढ़ के ही बंद? महीना भी नहीं हुआ, मतलब मार्च में ही ज्वाइन की थी और फिर आगे अच्छा, जाके मार्च में, हाँ ठीक है। फिर 18 समथिंग हमें याद है, जनता कर्फ्यू वगैरह लगा था उसी ड्यूरेशन में, तो फिर तब और सीरियसनेस हुई कि अब पढ़ना है, टाइम भी है, कॉलेज नहीं जाना रहता है, तो पढ़ाई तब शुरू की। फिर ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले एडवांस मैथ्स का पोर्शन उठाया था, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा स्कूल में भी पढ़ रखा होता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह। फिर वहाँ से पढ़ना शुरू किया, फिर धीमे धीमे चीज़ें और कवर होती चली गई, सिलेबस क्या है, फिर एक एक चैप्टर। इवन टीचर्स भी यूट्यूब से ही ज़्यादातर मेरी पढ़ाई हुई है, तो टीचर्स भी ट्राई कर रहे हैं कि किससे पढ़ना है, किससे समझ में आ रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक तो बताओ आप, जैसे मैथ्स की बात आपने शुरू करी, तो मैथ्स में आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, कोई क्लास नोट्स वगैरह पढ़े, और यूट्यूब को आपने कैसे यूज़ किया, कौन कौन से यूट्यूब चैनल आपने देखे, आप बता सकते हैं? सर जिस वक्त प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, कुछ भी इवन डिलीवरी वगैरह भी बंद थी उस वक्त, तो बुक्स तो नहीं थी। शुरू किया सबसे पहले यूट्यूब लेक्चर्स देखने। ट्रिगो का हमें याद है, सबसे पहले हमने अभिनय सर का ट्रिग्नोमेट्री उठाया था, क्योंकि ये स्कूल पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होती है तो रिलेवेंट लगती है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद धीमे धीमे ज्योमेट्री से कनेक्टेड मेंसुरेशन है पता चला, तो फिर ज्योमेट्री के बाद जस्ट मेंसुरेशन, फिर एडवांस में देखा क्या रह गया है, तो अलजेब्रा। ऐसे ही यूट्यूब से ही मोस्टली प्रिपरेशन चल रही थी, और टीचर्स की जो भी पढ़ो शीट्स उसकी मिल जाती हैं ज्योमेट्री आपने कहाँ टेलीग्राम से किया? पे। पवन राव सर, ओके। तो उनसे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री उनसे। अलजेब्रा जो है वो गगन सर से, बहुत स्कैटर्ड वे में, जहाँ पे जो चीज़ कंटेंट ये तो अच्छा लग अच्छी गया। बात है यूट्यूब की, कि आप किसी हाँ। भी एक टीचर से ना पढ़ के जहाँ जो अच्छा लग रहा है पढ़ लो। वही, जहाँ कंटेंट मिल गया। इज द परफेक्टली डेमोक्रेटिक प्लेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, राइट? यूट्यूब से बढ़िया कुछ नहीं है उस सेंस में, अगर आप उसको सही से यूज करना जानते हैं। चैलेंज ये होता है कि यूट्यूब को यूज करना ही लोग नहीं जानते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत चाहिए यूट्यूब यूज़ करने में, कि नीचे स्क्रॉल करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो आप क्लास इंटरेस्टिंग है, कंट्रोवर्सीज है ना, उसमें फंस जाते हैं में आप बच्चे। स्क्रॉल करके चले जाते हो तो क्लास। आपने क्लिक नहीं करते, क्लिक बेट थंबनेल जैसे नहीं होता है कि ट्रिग्नोमेट्री सीखें 2 मिनट में, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा माइंड इसमें डाइवर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि 12th के टाइम पे भी हमने बहुत टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई की थी, क्योंकि हम कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, घर की सिचुएशंस ऐसी थी, यूट्यूब से पढ़ते थे, तो हमने माइंड को अपने ऐसे टेक्निकली रेज़ किया है कि वो एक्स और वाई में काम करता है, कि ये चीज़ देखनी चाहिए, इसका कुछ बेनिफिट है, अदरवाइज़ नहीं देखनी चाहिए। जैसे हम लोग कंप्यूटर को बाइनरी में देते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, मेरा माइंड वो चीज़ें क्लिक करने में ऐसे काम करता है कि इससे कुछ बेनिफिट आउटपुट निकलेगा, नहीं निकलेगा तो पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है तो छोड़ो। मतलब आप जब कोई थंबनेल देखते हो तो आप पहले सोचते हो देखना चाहिए इससे कि कोई नहीं। फायदा होगा कि नहीं होगा? हाँ, बस कुछ जो फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे जो हॉबीज़ हैं, उनको छोड़ के बाकी इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेरा माइंड नहीं जाता है। अच्छा फ्रेमवर्क है, मुझे लगता है ये बहुत सही चीज़ है, और इससे एक डिटरेंट भी क्रिएट होता है कि जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं फ़ोन का बीच बीच में क्या होता है कि जैसे ही मैं थोड़ा कम सोचने लगता हूँ ना, दिमाग नहीं लगाऊंगा कि कुछ भी करना है रैंडमली, तो फ़ोन के यूसेज अपने आप बढ़ जाते हैं। तो मैं तो उस समय फिर अपने रूल्स वही हैं मेरे, कि मैं फ़ोन उठाने के पहले एक बार पूछूं कि डू आई रियली वांट टू यूज़ द फ़ोन, और किस लिए। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि यू पिक द फ़ोन विदाउट एनी रीज़न, यू क्लिक ऑन यूट्यूब आइकन विदाउट एनी रीज़न, एंड यू वेस्ट योर टाइम, राइट? और अभी मुझे कुछ ऐप्स भी मिले हैं जो ये काम बखूबी कर रहे हैं। वो क्या करेंगे कि आप अगर उनको कन्फिगर कर दो कि इस ऐप को यूज़ करने के पहले मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दो, तो वो एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि वाई यू वांट टू यूज़ दिस ऐप। तो वो आपको एक जो 5-6 सेकंड का एक टाइम मिल जाता है ना बीच में, वो सोचने का मौका देता है कि यार मैं सच में ये करना भी है कि नहीं, वरना आप डायरेक्टली गए, आपने ऐप खोला और आप कर रहे हो एक प्रोग्राम तरीके से, कुछ नहीं, राइट? बुक्स, मतलब आपने बुक्स ही यूज़ नहीं करी तैयारी में? सर स्टार्टिंग में नहीं था, फिर जैसे जैसे कोविड के गाइडलाइंस रिलीज़ होने लगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑर्डर किए, जो भी पिनाकल का जैसे कलेक्शन आता है वो सारी बुक्स, और जैसे नीतू मैम की इंग्लिश की बुक है, जो भी तब तक टॉपर्स के इंटरव्यू से एक बुक लिस्ट बना चुके थे कि हाँ ये किताबें हैं जो सब सजेस्ट कर रहे हैं पढ़नी है। तो फिर जैसे जैसे कोविड की थोड़ी सी रिलीज़ हुई गाइडलाइंस, उसके बाद फिर बुक्स से पढ़ा। उससे तो पहले अरिथमेटिक आपने कहाँ से पढ़ा? अरिथमेटिक सर मोस्टली यूट्यूब में गगन सर, अभिनय सर, और कुछ वीडियो शुभम जैन सर के, कैलकुलेशन के वीडियो शुभम जैन सर के, और आपका वीडियो कैलकुलेशन वाला जो भी पोर्शन है वो। और किताब में अरिथमेटिक में कौन सी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस कर रहे थे? प्रीवियस ईयर से ही बुक्स मेरे पास सिर्फ प्रीवियस ईयर ही है। ओके।
ठीक है, एक सवाल मेरा और भी है कि मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए आपने प्रीवियस ईयर के अलावा भी कुछ किया कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? सर प्रीवियस ईयर के अलावा जो चैप्टर जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनकी जो शीट्स हैं वो फिर से लगाने की कोशिश, मतलब कंप्लीट करने की। जैसे गगन सर से कोई चैप्टर मान लीजिए पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, तो उसकी सारी शीट्स डाउनलोड कर ली, फिर उसको फ़ोन में या लैपटॉप पे फिर उसको पूरा फिर से सॉल्व करा। राइट, तो और नोट्स वगैरह भी बना रहे थे आप कुछ? हाँ सर, नोट्स एक क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, जो लास्ट मोमेंट पे जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते। तो कुछ नोट्स जैसे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत रिपीटेटिव होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम यूनिक होते हैं, तो उनका एक सेपरेट कलेक्शन। मॉक में कभी-कभी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो बुक्स में नहीं हैं, तो वो एक नोट्स इस तरह से तो मेंटेन। ये जो वैसे मैथ्स में आपने बोला अरिथमेटिक में जो एक्स वाई मेंटालिटी होती है, अरिथमेटिक में स्पेशली वेरिएबल मान के सवाल करना होता है, फिर आप कंपटीशन में आते हो तो आपको लगता है कि नहीं और बेहतर तरीके हो सकते हैं। हाँ। तो ये शिफ्ट आपका ये सब रिसोर्सेज करने से आ गया था कि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, फास्ट कर पा रहे थे? हाँ सर, अरिथमेटिक में आ गया था। वो दिक्कत हुई कुछ-कुछ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो हम लोग स्कूल में लगाते हैं जैसे पूरा लॉन्ग मेथड से, फिर अभी वैल्यू पुटिंग इस तरह के मेथड्स हम लोग एसएससी सीजीएल में यूज़ करते हैं, तो हम दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते थे। फिर वो वैल्यू पुटिंग से नहीं हो रहा है, फिर हमको करना पड़ रहा है Proper पूरा methods बेसिक से, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हुई, बट फिर धीमे-धीमे प्रैक्टिस से वो भी हो गया था तैयार। इंग्लिश में क्या-क्या आपने रिसोर्स यूज़ किया? इंग्लिश कैसी थी आपकी पहले से? इंग्लिश ठीक-ठाक थी, लाइक पहले मेरा 10th तक यूपी बोर्ड था, तो उस अकॉर्डिंग फिर 11-12 सीबीएसई था, बट बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नहीं होता है सीबीएसई में, ग्रामर का नॉलेज नहीं होता है। तो इंग्लिश पढ़नी शुरू की, कोई यूट्यूब पे तब बहुत अच्छा कंटेंट हमें पता नहीं था, मेरे कोई टच में भी नहीं था जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो नॉर्मली मैम की बुक, नीतू मैम की बुक, उससे पहले कुछ लेक्चर्स मिल गए, या फिर क्या नाउन नाम था वगैरह। उस बुक का, नाम की? नीतू मैम की वॉल्यूम 1 शायद प्लेन टू पैरामाउंट बुक है, और ब्लैक बुक जैसे वोकैब के लिए है, तो वो वोकैब्स उससे पढ़ रहे हैं। प्लस रीडिंग, मतलब इंग्लिश में सबसे ज़्यादा हमने जो टॉपर्स के इंटरव्यूज़ से ही हमने भी सीखा था, तो ये था कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको, एज अ लैंग्वेज उसे ट्रीट करिए। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए रीडिंग, डिफरेंट ऐप्स, फिर जब पॉसिबल हो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ सकते हो तो न्यूज़पेपर। मेरे पास तो ऐप्स और नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का भी लॉकडाउन में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, तो नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, या फिर डिफरेंट रीडिंग ऐप्स हैं उनसे रीड कर रहे हैं। नॉवेल जैसे कौन से नॉवेल्स पढ़े आपने, कुछ बताओगे 2-4? सर जनर जो है वो थोड़ा रोमांटिक या फिर फिक्शनल इस तरह की। 1-2 नाम बता दो बस आप। आई टू हैड अ लव स्टोरी मेरी फर्स्ट नॉवेल थी जो हमने पढ़ी थी। किसने लिखा है? आई टू हैड अ लव स्टोरी रविंदर सिंह ने लिखी हुई है, उनकी पढ़ी है पर्सनल मैंने, ठीक स्टोरी है। है। और कोई? अभी तो इकिगाई, द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट आपको पहली बार में समझ में आ गई थी? सर इट वाज टफ, 2 रीडिंग्स करी हैं हमने उसकी, मतलब उसके बाद पढ़ी, बट वो इंटरेस्टिंग थी ना, तो उसको दोबारा भी पढ़ने का मन हुआ। नॉवेल एज अ इंटरेस्टिंग थी वो, बट हाँ उसकी इंग्लिश अच्छी है। काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि मैं पहली बार जब हम कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये होता है नॉवल पढ़ो इंग्लिश सुधारने के लिए। तो पहली बुक जो लोग सजेस्ट करते हैं, एक तो चेतन भगत वाली 5 पॉइंट समवन, और दूसरी अल्केमिस्ट। तो मैंने अल्केमिस्ट उठाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके 3 साल के बाद जब इंग्लिश अच्छी हो गई, तब जाके वो बुक मुझे समझ में आई। बहुत ही शानदार बुक अच्छी है, बुक बहुत है, शानदार है। स्टोरी उसकी अच्छी है। राइट। निकिता, एक सवाल मेरा और है आपसे कि इंग्लिश, जैसे आपने बोला इंग्लिश को रीड करना चाहिए, रीडिंग से आपको कुछ चेंज नज़र आया आपको? क्योंकि कई बच्चों की शिकायत ये है कि जब वो पढ़ते हैं तो शुरू में समझ नहीं आता। आपने रीडिंग शुरू करी तो मुझे लगता है वो गलत रीडिंग शुरू करते हैं। जैसे द हिंदू आप पहले दिन उठा लो तो नहीं समझ में आएगा, या तो आप समझते हो इस प्रोसेस को कि शुरू में 30 दिन समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा, या आप वहीं से शुरू करो जो आपको समझ में आए। तो आपका जो रीडिंग आपका स्टार्ट हुआ, क्या ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग फेजेस थे या आप कंफर्टेबल शुरू से थे? और आप क्या रिकमेंड करोगे उन बच्चों को जो रीडिंग कर रहे हैं बट वो बोर हो जा रहे हैं कि हमको इससे कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा है? पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग में एकदम से बहुत टफ मत उठाइए। जैसे रोमांटिक हमने उठाया, वो अच्छा लगता है पढ़ना, आई टू हैड अ लव स्टोरी रोमांटिक नॉवेल थी, हम पूरा पढ़ते चले गए। तो ऐसा अपना टेस्ट उठाइए। जैसे कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए ताकि आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे उसमें, आपको बोरिंग ना लगे। दूसरी चीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज से भी आप शुरू कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप एनालाइज नहीं कर पाते हो कि किस रूल के चलते इस जगह पे एरर है, बट अगर आपने इतनी रीडिंग कर रखी होती है ना तो आपका अंदर से आता है वॉइस कि यहाँ पे एरर है, कुछ तो एरर है, फिर आप वो मार्क करते हो और मैक्सिमम टाइम वो सही जाता है। तो ये वाली क्वालिटी जो है वो रीडिंग से डेवलप हो गई। दूसरी चीज़ है कि पैसेज, जैसे ऊपर से नीचे तक पैसेज पढ़ते आओ। अभी तक क्या था कि सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर होता था, तो ऊपर से नीचे तक पैसेज पढ़ते आओ, तब तक एक बार नींद आ जाती है लोगों को। लेकिन मेरे साथ वो नहीं था, इंग्लिश के पेपर में नींद नहीं है, क्योंकि हम इतनी रीडिंग ऑलरेडी कर चुके थे कि वो यूज टू लग रहा था कि हाँ ठीक है पढ़ लेते हैं हम पूरा एंड आई पैसेज। थिंक बच्चों को, जितने भी नए बच्चे हैं तैयारी कर रहे हो यार, अब तो इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है 45 ना, 135 मार्क्स का हो गया इंग्लिश। रीडिंग ज़रूर करो, और रीडिंग का चेंज आपको 1-2 दिन में नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा, बट इसका बहुत असर होता है। मैंने अपनी पूरी इंग्लिश सुधारी है। मेरी कैट में
पहली बार कैट का एग्ज़ाम दिया था, इंग्लिश में नेगेटिव नंबर आए थे। एंड वहाँ से मैंने इंग्लिश को थियोरेटिकली ग्रामर की बुक उठाई, नहीं पढ़ पाया मैं। वो कैब तो थोड़ा बहुत रेनन मार्टिन पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ पाया मैं। फिर मैंने सिर्फ रीडिंग करी और कुछ नहीं किया है। और उसके 2-3 साल के फेज़ में मैंने बहुत इंग्लिश पढ़ी, मतलब सिर्फ पढ़ी और कुछ नहीं किया है मैंने। सिर्फ रीडिंग करता गया, रीडिंग करता गया, रीडिंग करता गया। एंड उसके बाद मेरी इंग्लिश, चाहे वो ग्रामर में, जैसे आपने बोला सेंस बेस्ड ग्रामर है मेरी। मैं अभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करता हूँ जब मैं लिखता हूँ, परसेंटेज एरर होती ही होती होगी, लेकिन जब क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, तो मुझे समझ में आता है कहाँ गलती है, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई पढ़ के। पढ़ते पढ़ते वहीं से शब्द मिलते गए, वोकैबुलरी ठीक होती गई, और धीरे धीरे करके ये 3 साल के फेज़ के बाद जब मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश करी तो इंग्लिश निकल भी रही थी। तो मैंने देखा कि शायद वो सबकॉन्शियस चेंज आया है कि अब मैं इंग्लिश में सोच पा रहा हूँ, सेंटेंसेस अपने आप बन रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, तो वो इंग्लिश में फ्लुएंसी भी आ गई। तो रीडिंग के बहुत फ़ायदे हैं, आपको धीरे धीरे नज़र आएगा, और इतनी आसानी से वो फ़ायदा दिखता नहीं है, बट उसका बहुत फ़ायदा। तो मेरे हिसाब से करंट कॉन्टेक्स्ट में आप 30 से 45 मिनट की रीडिंग रोज़ इंग्लिश की ज़रूर करो, ठीक है। एक चीज़ निकलता आगे आते हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश में ही आपने एक सेक्शन तो बोला कि चलो ग्रामर यहाँ से किया, आप रीडिंग करते थे, और भी जो सेक्शंस हैं वोकैबुलरी के लिए आप क्या करते थे? सर ग्रामर का एक और ऐड ऑन हम करना चाहेंगे कि लास्ट में अभी मेंस के टाइम मेरा स्कोर थोड़ा कम जा रहा था, तो एक तरुण ग्रोवर सर है यूट्यूब पे, उनसे भी हमने काफ़ी उनकी जो ग्रामर प्लेलिस्ट है वो देखी, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मेरा इंग्लिश में स्कोर लास्ट मॉक का 170 समथिंग था जब हमने देखा नहीं था उनका वीडियो, और उसके बाद मेरा इंग्लिश में जो रियल स्कोर है वो 192.5 है, तो अच्छी थी, बट अच्छी से बहुत अच्छी पे ले जाने में कहीं ना कहीं ग्रामर वाला सुधारने में सर के लेक्चर्स का भी बहुत रोल था। सेकेंड थिंग इज़ कि वोकैब्स, तो वोकैब इज़ लाइक अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। सुबह उठ के आपको डेली पढ़ना है, मेरा ये तरीका था कि सुबह उठ के फ्रेश माइंड में वोकैब पढ़नी है, डेली कुछ टारगेट डिसाइड कर लिया कि लाइक 100 इडियम्स करने हैं, 101 वर्ड्स करने हैं, तो वो ब्लैक बुक से ही पूरे करते जा रहे हैं। एक बार ख़त्म हो गए तो फिर उनको शुरू कर दिया, और इस तरह से वोकैब्स उससे प्रिपेयर करते गए। और जो भी न्यू एग्ज़ाम्स होते हैं उनका वो फिर टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाता है पीडीएफ। मान लीजिए उस बीच में कोई सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, तो फिर उसका पीडीएफ डाउनलोड करके वो ऐड ऑन कर लीजिए जो भी नए वोकैब्स आए हों, और बस ऐसे ही डेली उसको प्रिपेयर करते चलिए। वर्ड्स कॉपी में नोट करते थे आप? नहीं, कॉपी में नहीं, बुक से ही, और जो नए वर्ड्स मिलते थे वो बुक में ही आसपास उसी जो स्पेस रहता है वहीं पे नोट डाउन कर देते थे। मेरे को लगता है कि आप बुक जितनी बार पढ़ोगे ना कुछ नया सीखोगे, और सब एक ही जगह हो जाएगा। हाँ, और नोट्स बना के आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हो कि फिर उतना ही कंटेंट है आपके पास। कुछ अच्छा, शब्द याद करने की कोई टेक्निक थी, मतलब कि सर थोड़ा बहुत आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ये है कि जैसे कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको किसी अच्छी डिक्शनरी में, जैसे एक मैरियम वेबस्टर करके ऐप है, उसमें सर्च कर लो, तो उसका कंटेक्स्ट पता चल जाएगा कि ये वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, तो फिर वो आपको प्रिपेयर हो जाएगा। उससे रिलेटेड 2-4 सेंटेंसेस आ जाएंगे और नीचे उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाएंगे, तो फिर वो आपको प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब सीधे आप कह रहे हो शब्द मत रटो कि इसका मतलब ये है, थोड़ी हिस्ट्री और हाँ, थोड़ी अगर थोड़े कोई- यूसेस, हाँ, है ना, थोड़ा सा। सेंटेंस यूसेस भी आपको मिल जाएंगे डिक्शनरी में, ठीक है। क्लोज टेस्ट वगैरह, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, इनके लिए सर ये रीडिंग से ही अच्छे होते हैं, क्योंकि पैराजम्बल्स हैं उनमें थोड़ा सा ये है कि ऑप्शनल एलिमिनेशन भी हम यूज़ करते हैं पर्सनली। दूसरा ये है कि जब रीडिंग करते हैं आप, तो आपको अपने आप कनेक्शन बिठाने आ जाते हैं कि हाँ इसके बाद ये वाला सेंटेंस आना चाहिए, तो फिर वो उससे हो जाता और प्रीवियस ईयर की कोई बुक यूज़ कर रहे थे आप इंग्लिश में? है। सर पिनाकल की फॉर प्रैक्टिस। और ये जो एक बुक आती है एचपी बख्शी, बहुत लोग बोलते हैं, आपने पढ़ी है कि नहीं? इसमें बख्शी है मेरे पास, पढ़ी है, बट वो तैयारी से पहले हम लेके आए थे, ऐसे ही अच्छी बुक है, पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़नी है उसकी वजह से, तो वो भी अच्छी बुक है। बट अगर आप नीतू मैम वाली बुक कर रहे हैं और ब्लैक बुक है आपके पास, तो फिर एसपी बख्शी को ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वही कंटेंट है। ठीक है। अब आता हूँ मैं रीजनिंग पे। रीजनिंग आपके साल में इतना ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं था, लेकिन अब उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने इंग्लिश, मतलब रीजनिंग की तैयारी के लिए क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे? सर जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो टॉपर्स के इंटरव्यूज मोस्टली देख के तैयारी आप ढूंढते हो, तो चलो पहले ये बता, टॉपर इंटरव्यू किसके देखते थे आप? किसी 1-2 टॉपर के इंटरव्यू बता सकते हो? सर आपके चैनल पे ही अविनाश सर का इंटरव्यू आया था, आलोक अविनाश मिश्रा, हम्म। ओके, आलोक उन्नाव सर वाले। का हाँ, ठीक है। वो एक ये रीज़न भी था कि जब उन्नाव से अच्छा कर रहे हैं लोग, तो लिमिट नहीं करना चाहिए खुद को कि छोटा शहर है, चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आलोक सर, और उसके अलावा एक मैम थी, आलोक की भी रैंक ऑल इंडिया 17 ही थी ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, गुड। और एक मैम थी, नाम ज्योति सिहाग मैम, है अच्छा, ना, तो उनका था कि उनकी डॉटर है, उनके लिए उन्हें मोटिवेशन बनना है, तो वो था कि अगर वो ऐसे में कर रही हैं, लाइक जब मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनकी तो डॉटर भी है, मैरिड भी हैं, वो तब कर रही हैं, तो जब मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हावी होने लगती है ना, तो वो, या फिर एक बार यूपीएससी में IR2 थी अनु कुमारी, सुना होगा वो, तो जब लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ये लोग मोटिवेशन के लिए काम आते हैं कि हाँ कर सकते हैं। राइट।
तो अब रीजनिंग का बताओ क्या सर किया रीजनिंग का यही था कि पहले ना मोस्टली टॉपर के इंटरव्यूज में ये होता था कि वो मेरा मॉक से कवर हो गया, लेकिन वो मेरा मॉक से कवर नहीं हो रहा था, बहुत ख़राब जा रही थी मेरी रीजनिंग। तो फिर अविनाश सर की वीडियो में उन्होंने बोला था राहुल मिश्रा सर की एक प्लेलिस्ट है, तो वो फिर हमने देखी उस वक्त। फिर तब से बस वो एक प्लेलिस्ट देखी कि चीज़ें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो आ गया। फिर उसके बाद अब मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर मॉक से प्रिपरेशन होती चली गई। तो वो राहुल मिश्रा सर की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, कुछ 56-57 वीडियोस हैं, वो काफ़ी अच्छा है अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप, या मेरे जैसा है कि रीजनिंग आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। राहुल मिश्रा सर एग्जामों का भी पार्ट रहे हैं, अभी भी एग्जामों में कोर्सेज उनके आते रहते हैं बीच बीच में। बहुत बढ़िया रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार एनर्जेटिक हाँ, क्वेश्चन टीचर आपको हैं। अप्रोच कैसे करना है वो आ जाएगा। राइट राइट, वेरी गुड। अब आते हैं चौथे सेक्शन पे, जनरल अवेयरनेस, द ड्रेडेड सेक्शन फॉर एनी साइंस पर्सन। बट आई थिंक आपने बीए किया हुआ था तो आपको इंटरेस्ट रहा होगा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में। कैसा रहा आपका जीएस सेक्शन की प्रिपरेशन? सर एसएससी की जीएस पढ़ते पढ़ते ना मेरी बाकी एग्जाम्स की जीएस बहुत अच्छी हो गई थी, बट एसएससी की जीएस अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो आपको कहीं और मिलेंगे ही नहीं बुक्स वगैरह में। जैसे बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि ये डांस इस पर्टिकुलर स्टेट का है, बट एसएससी पूछता है कि इस डांस के थर्ड डे पे कौन से भगवान की पूजा होती है, तो इतना डिटेल। अच्छा, पीवाईक्यू में आपने एसएससी का सबसे फनी क्वेश्चन बता सकते हो जीए का क्या था? वो यही था, क्या? बिहू के मतलब बिहू असम में होता है, और ये क्वेश्चन ये था कि बिहू में थर्ड डे पे कौन से पेड़ की पूजा होती है, ऐसे करके कुछ था। आई वाज लाइक ये फिर भी बहुत अच्छा सवाल है। एसएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से किसकी हाइट सबसे ज्यादा है? ऑप्शन था दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ। ये आई थिंक 2014-15 के आसपास का क्वेश्चन है, जो मुझे बच्चों ने बताया है कि ऐसा भी सवाल आया था। बाद में खैर जब काफी शोर शराबा हुआ तो इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन भी निकाला कि गलती से सवाल चला गया। ठीक है, तो ये जीए में कुछ भी पूछ डालते हैं। खैर अभी जीए का वेटेज बहुत बढ़ गया है। तो एनीवे, आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए? सर जीएस में वीडियोस तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरा टाइम कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, तो हम करंट अफेयर्स ऐसे करते हैं कि जैसे हम खाना बना रहे हैं तो या घर का काम कर रहे हैं तो हमने ईयर प्लग्स लगा लिए और वीडियो चला लिया। दृष्टि आईक्यू करके एक चैनल है, उनके वीडियोस, या उससे पहले राहुल मिश्रा सर एग्जामों पे करते थे करंट अफेयर्स ना, तो उनका वीडियो वो चला लिया, तो काम करते करते वो वीडियो भी हो गया मेरा, अलग से टाइम भी नहीं गया, और बाद में बैठ के उसकी पीडीएफ पढ़ ली। तो करंट अफेयर्स तो ऐसे हो गए। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बीए करते हुए उसमें इंटरेस्ट था, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स, तो वो लूसेंट से समझ नहीं आ रहे थे। लूसेंट इज अ डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स समझ में नहीं आ रहे थे। तो मनोहर पांडे और किरण वनलाइनर अप्रोच बुक है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मेरे पास किरण वनलाइनर अप्रोच थी उस वक्त, तो उससे एक एक सब्जेक्ट करते चले गए। और जो स्टैटिक पोर्शन है उसके अलग अलग टॉपिक्स बना के, जैसे आर्ट एंड कल्चर में एक दिन उठा लिया कि सारे टेम्पल्स करने हैं, तो उस दिन पूरे टेम्पल्स पढ़ लिए 10-15 मिनट का टाइम देके, 20 मिनट लगते हैं मोस्टली। और फिर डांसर्स, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे एक एक दिन एक एक टॉपिक उठा के वो करते चल रहे हैं स्टैटिक का, इस तरह से जीएस कवर की। ओके, नोट्स वगैरह बनाए थे कुछ आपने? सर A4 शीट्स पे कुछ नोट्स बनाए थे इस तरह के टॉपिक के जो बुक में नहीं मिलते हैं, जैसे डांसर्स और ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आजकल एसएससी पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्विज वगैरह देते थे आप कहीं? सर जीएस में इतना ज़्यादा नहीं। कितने नंबर आए थे आपको जीएस में? सर जीएस में मेरा 17.5 स्कोर था, टफेस्ट शिफ्ट थी बट वो। तो ये नॉर्मलाइज वगैरह हुआ था कि नहीं हुआ था फिर? सर वो ओवरऑल तो नॉर्मलाइज होकर मेरा स्कोर अच्छा हो गया था, 160 से 177.7। तो निकिता, तैयारी में मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, राइट? हर टॉपर अक्सर यही बोलता है कि हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए और मॉक से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। आपने टियर 1 के लिए कितने मॉक टेस्ट दिए और कहाँ से दिए? सर मॉक टेस्ट का ऐसा काउंटिंग नहीं बता पाएंगे हम, मगर ऐसा था कि जैसे ही 60-70% सिलेबस हो गया तो जो संडेज रहते थे उनको हम एज अ बैकअप डे और मॉक डे यूज़ करते थे, कि जो भी संडे को फ्री मॉक्स आते हैं, लाइक सुपर मॉक्स में, ऑलिव बोर्ड में, ग्रेड अप में, सब पे फ्री मॉक्स मोस्टली संडे को आते हैं, तो एक मॉक उठा लिया और संडे को वो दे रहे हैं। फिर जब सिलेबस हुआ कि 80-90% हो गया है तो 2-2 3-3 दिन के गैप में एक एक मॉक देते जा रहे हैं। और जब एग्ज़ाम पास आ गया, 100% सिलेबस हो गया, तो ऑलमोस्ट डेली एक मॉक तो देना ही है। तो इस हिसाब से 70 के अप्रॉक्स मॉक्स तो प्रीलिम्स के दिए ही होंगे, और इसमें 70 अच्छा नंबर है तो ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स कवर हो गए, लाइक ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, एसएससी बाबा के मॉक्स उस वक्त आए थे, और सुपर मॉक्स के भी जितने फ्री मॉक्स थे या फिर जो ऐसे अवेलेबल होते थे सारे। राइट। मॉक में आपको कुछ अपना लोएस्ट स्कोर याद है? सर मेरा फर्स्ट मॉक हमने दिया था जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो जज माई सेल्फ की स्टैंड कहाँ कर रहे हैं हम, तो उसमें मेरा 58 आउट ऑफ 200 स्कोर था, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश कोई भी चीज़ तैयार नहीं थी, बस मैथ्स में कुछ था कि बेसिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, इंग्लिश में कुछ था कि इंट्यूशन से सॉल्व हो जाते थे, तो उनको लेके 58 आउट ऑफ 200 स्कोर था समथिंग। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा जानना है मुझे कि मॉक में आपकी यूजुअल परसेंटाइल क्या रहती थी? क्योंकि हम थोड़ा एक मॉक से जज करने के बजाय मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप ग्रुप ऑफ मॉक्स दो, 5-6 मॉक्स के स्कोर को देखो और एनालाइज करो।
एक में स्कोर कम भी हो गया तो मतलब ये नहीं कि आपका हाँ। ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब है। आपका परसेंटाइल रेंज क्या रहता था सर मॉक्स जब में? एक लेवल पे प्रिपरेशन पहुंच गई तो मोस्ट ऑफ द टाइम 98-99% ही जा रहा था। मोस्ट ऑफ द मॉक्स में आई वाज द टॉपर। लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा हुआ कि मेरा सारे मॉक्स में हम टॉप कर रहे थे और मेरा प्रीलिम्स से अच्छा नहीं हुआ। क्या तो कारण था मेन? सर उस दिन वो सर्वर डाउन वाला कुछ इशू था और वो पैनिक क्रिएट हो गया था कि यही अटेम्प्ट है, एक पैनिक हो जाता है क्रिएट। तो वहाँ पे पैनिक क्रिएट हो गया था, तो रीजनिंग में ऐसे वाले क्वेश्चन गलत हो गए जो फिगर टाइप वाले बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, वो गलत हो गया। और जीएस में भी अच्छा स्कोर नहीं था, तो इस वजह से प्रीलिम्स में सारे मॉक्स में हम मोस्टली टॉप कर रहे थे। जो भी मॉक्स की रैंक लिस्ट आती थी, फर्स्ट सेकंड 10 में तो टॉप 10 में रैंक में होता ही था, और प्रीलिम्स का स्कोर बहुत खराब था। मॉक एनालिसिस कैसे करते थे आप? मतलब मॉक दिया आपने, फिर क्या करते थे उसको? सर कुछ थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर 4 सेक्शंस में ऐसे डिवाइड कर लिया था। कुछ क्वेश्चन जो हमसे अटेम्प्ट ही नहीं हुए, उनमें ऐसा क्या है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा है या वो टाइप पर्टिकुलर जैसे मैथ्स में मिस हो गया है। जीएस में ऐसा होता है कि हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हो, छूट गई, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। फिर एक है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है उनको देखना कि उनमें टाइम क्यों ज़्यादा लग गया, उससे शॉर्ट अप्रोच नीचे एक्सप्लेनेशन में दी हुई है क्या, या नहीं दी हुई है तो डिफरेंट ग्रुप्स में उसको डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद है कि जो क्वेश्चन गलत हो गए वो तो और ज़्यादा, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग भी लेके जा रहे हैं वो। और उसके बाद जो सारे सही हुए होते थे, बस एक बार उनको सरसरी निगाह से गो थ्रू कर लेना, जो एकदम ईजी है, टाइम पे भी किए हैं, बट एक बार फिर भी उनको देख लेना कि शायद उनसे बेटर सॉल्यूशन दिया हो जो हमने यूज़ किया था। या फिर जीएस में है कि कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के और फिर इनको कॉपी पे नोट कर लेते थे जो अच्छे क्वेश्चंस मिलते थे मैथ्स में। इंग्लिश में नई वोकैब कुछ मिली या नया कुछ पैटर्न मिला तो वो नोट करके फिर वो पीरियडिकली रिवाइज करते थे वो कॉपी। एक चीज़ और कि ये जो पूरा प्रोसेस था एनालिसिस का, ये कितना टाइम लेता था लगभग? सर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि बहुत गलतियाँ होती थी। 1 आवर अप्रॉक्स 1 आवर जितना मॉक में टाइम लगता था उतना ही उसके एनालिसिस में टाइम लग जाता था। फिर लास्ट में वो 30 मिनट्स तक आ गया था धीमे-धीमे, क्योंकि गलतियाँ कम हो गई थी, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत कम ही क्वेश्चन रहते थे। सो आपका ऑर्डर क्या था प्रीलिम्स में अटेम्प्ट का? कौन सा सेक्शन आप पहले करते थे और क्यों? सर सबसे पहले हम करते थे रीज़निंग और या फिर इंग्लिश, तो इनमें से पहले डाउट रहता था, बट एंड में हमने इंग्लिश सबसे पहले करना शुरू कर दिया। छोटा-सा पोर्शन होता है, मेरा स्ट्रॉन्ग भी हो गया था, तो सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद रीज़निंग और मैथ्स। तो पहले रीज़निंग करके और जितने क्वेश्चन हो रहे हैं वन गो में, उतने करके मैथ्स पे शिफ्ट कर दिया। फिर बाद में आके जो रीज़निंग के कुछ 6-7 टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पैटर्न नहीं बैठ रहा होता है, वो बाद में। और जीएस सबसे लास्ट में, क्योंकि जीएस मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्टार्टिंग में करो तो मूड ख़राब हो जाता है, पैनिक क्रिएट होता है कि क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं जीएस में। जबकि पॉसिबिलिटी ये है कि वो सबको नहीं आ रहे होंगे। तो जीएस सबसे लास्ट के जो 2-3 मिनट बचते हैं, फिर जीएस करके बस एंड कर देना। ये एक अच्छा पॉइंट है। यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक मेजॉरिटी कहती है कि जीए हम सबसे पहले करते हैं, इनका जीए सबसे लास्ट में। तो जो सेक्शन वाइज आपकी स्ट्रैटेजी है कि क्या पहले क्या बाद में, ये आपके लिए एक यूनिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जहाँ आप कितना कंफर्टेबल हो। ये कोई सक्सेस डिसाइड नहीं करता है कि हाँ कौन कौन सा सेक्शन पहले करा। मुझे हर तरह के टॉपर्स मिले हैं, जो कोई मैथ्स से शुरू कर रहा है, कोई रीजनिंग से शुरू कर रहा है, मोस्टली जीए से शुरू कर रहे हैं। बट आई थिंक आप अपने कॉम्बिनेशंस बनाओ, अपने परमुटेशंस बनाओ, एग्ज़ाम्स दो और उसको देने के बाद आप डिसाइड करो कि भाई क्या जो है हमारे लिए सुटेबल ऑर्डर है, जो हमें कहते ना। जैसे इनका एक अच्छा पॉइंट है कि जीए हमें नहीं आती है, हम पहले करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी। तो एक अच्छा पॉइंट है कि जीए को लास्ट में रखो, इट्स गुड। अब मैं आता हूँ और मैं बात करता हूँ कि जो आपने बोला कि प्रीलिम्स ख़राब गया मेरा रिलेटिवली, क्यों, क्या गड़बड़ी हुई? मतलब क्योंकि रियल एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है और सर्वर आप करो स्लो था, तो सर्वर स्लो होने की वजह से क्या, मतलब आपको टाइम कम मिला है, क्या हुआ? सो फर्स्टली तो जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो वो एंट्री नहीं हो रही थी। बहुत बच्चे तो वापस चले गए, बहुत घंटों तक एंट्री नहीं हुई और काफ़ी गर्मी थी, हम लोग बाहर खड़े हुए थे। फिर बच्चों ने शुरू कर दिया था, जो सेंटर था उसके गेट पे बड़ा आंदोलन काइंड ऑफ वो करने लगे थे। तो इन सब चीज़ों से माइंड पे असर पड़ता है। फिर प्रेशर भी था कि इसको बहुत अच्छे से ये वाला अटेम्प्ट देना है ताकि अगला अटेम्प्ट वेस्ट ना करना पड़े। तो वो अच्छे की बजाय वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया अंदर जाके। तो मैथ्स में मेरा फुल स्कोर था, हमें याद है। इंग्लिश में मेरा फुल स्कोर था, लेकिन रीज़निंग में जो कि सबसे ईज़ी वाले क्वेश्चन थे, जब आंसर की देखी ना तो खुद को यकीन नहीं होता कि ये क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं। लाइक पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस तो किसी को भी दे देंगे आप सही करेगा। तो वो गलत हो गए थे। और जीएस थी मेरी शिफ्ट में, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन आए थे, तो उसके गलत होने का कोई अफसोस था नहीं। बट हाँ, वो रीज़निंग का अफसोस मेरे को था। आंसर की देखने के बाद बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी कि ये हो गया है तो मेंस कैसे कवर अप होगा, और इतनी अच्छी तैयारी थी, हर मॉक में टॉप कर रहे थे, क्या ही इमेज रह जाएगी, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन फिर मेंस की तैयारी में कुछ बदलाव किया आपने प्रीलिम्स के बाद?
हाँ, मेंस की तैयारी में हमने खुद को एक सेंटेंस लिखते थे, जब हम जो ए4 शीट लेके बैठते थे मॉक देने, उसमें ऊपर लिखते थे कामनेस, कि खुद में हमको काम रहना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में समझ में आ जाए। ऐसा होता है कि बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, समझ ही नहीं आता, उसने रूट एक्स की वैल्यू पूछी, आपने एक्स निकाला, मार्क कर दिया, आप आगे बढ़ गए। या फिर रेडियाई पूछा है, आपने डायमीटर निकाला, डायमीटर लगा के आप बढ़ गए आगे। इस तरह की सारी मिस्टेक्स जो होती हैं, वो अपने अंदर कामनेस डेवलप करने की कोशिश की कि हाँ, शांत रखना है दिमाग, स्लो नहीं होना है, बट हाँ, दिमाग शांत हो और कोई थॉट ना आ रहा हो उस वक्त, पूरा फोकस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हो, वो पूछ क्या रहा है। और दूसरा कि मार्क करने से पहले आंसर एक बार देख लेना है कि हाँ, जो पूछ रहा है वही हम लगा रहे हैं कि कुछ और गलत लगा रहे हैं, ये वाली चीज़। और बहुत एक्टिव होकर जो टाइम ड्यूरेशन होती है मेंस की, उस ड्यूरेशन पे मॉक्स देने की कोशिश करते थे हम बहुत ज़्यादा। ओके। तो मेंस में जो 2 सब्जेक्ट्स थे आपके, मैथ्स और इंग्लिश, तो कैसे पढ़ रहे थे आप? मतलब कितना-कितना टाइम दे रहे थे दोनों सब्जेक्ट्स को? सर, मेंस में मेरी स्ट्रैटेजी बदल गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा थोड़ा ख़राब गया था। तो सुबह उठ के हम मतलब मेरा ये था कि खाना-वाना बना के फ्रेशन अप होके हम लाइब्रेरी चले जाते थे। 8 बजे हम घर का सारा काम करके तैयार होके 8 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाते थे। फिर 8 से 1 पहले हम पढ़ते थे। वो पूरा मैथ्स को डिवोटेड रहता था। उसी बीच मॉक और मॉक का एनालिसिस, फिर थोड़ा बहुत जो वो मैथ्स रिवाइज़ कर पा रहे हैं वो। उसके बाद 1 से डेढ़ बीच में लंच, टिफ़िन लेके जाते थे हम लोग, तो लंच करते थे। फिर 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक फिर से मैथ्स, और फिर 4 से 6 तक इंग्लिश 2 घंटे। फिर 6 के बाद घर आ जाते थे। फिर घर का काम वगैरह करके 8:30-9 बजे जब टाइम मिला, तो फिर लास्ट में इंग्लिश पढ़ते-पढ़ते, रीडिंग करते-करते सो राइट। जाना। सो अभी जो पैटर्न निकला चेंज हो गया कि अब प्री और मेंस दोनों में 4-4 सब्जेक्ट आ गए हैं। तो आप कैसा रिकमेंड करोगे बच्चों को? जैसे एक दिन में 4 सब्जेक्ट आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़े होंगे शायद। तो कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एक दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या फिर 2 एक दिन, 2 एक दिन? आपको क्या लगता है क्या? क्योंकि अब तो थ्रू आउट एक यूनिफ़ॉर्मिटी है। ये नहीं है कि मेंस में 2 ही सब्जेक्ट हैं, वहाँ भी 4 हैं। तो अब क्या आपके हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए बच्चों का जो तैयारी कर रहे हैं? सर, चारों सब्जेक्ट टच तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि डेली करने चाहिए। पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग चारों सब्जेक्ट डेली टच करने चाहिए। बट थोड़ा स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। जैसे कि करंट अफेयर का हमने आपको बताया कि हम करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते थे। खाना बनाते-बनाते हमने करंट अफेयर्स का वीडियो सुन लिया और पीडीएफ पढ़ी, तो 5 से 7 मिनट लगते हैं पीडीएफ को पूरा रीड करने में। बस फिर वो क्वेश्चन सामने आता है ना, तो आपने 2 बार पढ़ रखा है, एक बार आपने ऑडियो सुन रखा है, फिर एक बार पीडीएफ पढ़ रखा है, तो वो आपको क्लिक कर जाएगा। तो इस तरह से स्मार्ट वर्क, टाइम बचाइए अपना, है ना। और दूसरी चीज़ है कि मैथ्स वेटेज, जैसे मैथ्स की अच्छी वेटेज है, इंग्लिश की अच्छी वेटेज है, जीएस के 25 क्वेश्चंस है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस है, उसको भी सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग अपना टाइम दीजिए चीज़ों को, फिर अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को भी उसी तरह से टाइम दीजिए। चारों सब्जेक्ट टच डेली करने हैं, बट अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपके अकॉर्डिंग क्या सूटेबल है। प्रिपरेशन के दौरान जैसे कोविड का पीरियड था, तो मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे जो अनएक्सपेक्टेड टाइम्स होते हैं, जहाँ पर मैं दिमाग में एक अलग तरह की कहानी चल रही है। कोविड पीरियड में वैसे बहुत बैलेंस रहता हूँ, बट कोविड पीरियड ऐसा था मेरे लिए भी कि घर में बैठा हूँ और वो खबरें आ रही हैं, ज़्यादा पता भी नहीं था कोविड के बारे में, तो दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता था कि फैमिली सेफ़ है या नहीं है, लोग कैसे हैं, सेफ़ हैं कि नहीं है। जो बाहर जा रहा था, पहले तो सबको बंद ही कर दिया लॉकडाउन ने। दिमाग में पढ़ाई का वो माहौल आपने कैसे मेंटेन रखा उस टाइम पे? सर, सिर्फ कोविड में नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं। जैसे कोविड में पापा की जॉब ऐसी थी कि उनको जाना ही है, तो वो घर से बाहर रहते थे, तो उनकी फ़िक्र तो पूरे टाइम रहती है। फिर उसके बाद ही पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो ये एग्ज़ाम वाला फ़ेज़ हमने उसमें जिया है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो बेड पे थे, बेड रेस्ट पे, उनके पैर में प्लास्टर था। लेकिन सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ में उतरते हो ना, कुछ भी करने, तो आपको अपना व्हाय क्लियर होना चाहिए, करना क्यों है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन थोड़े दिन बाद फेड अवे हो जाएगा, बट डोंट बी मोटिवेटेड, बी ड्रिवन। आप किसी गोल से ड्रिवन हो कि हाँ, हमें पापा के लिए ये करना है, तो वो फिर अपने आप उठाता है आपको। आपका मन नहीं भी हो, फिर भी वो आपको तैयार करके लाइब्रेरी तक लेके जाता है कि नहीं, पढ़ना है, उनके लिए पढ़ना है। तो ये है कि आप। और ये लाइब्रेरी एक्सपीरियंस क्या है? मैं बहुत बच्चों से सुनता हूँ कि लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ते हैं। मैं कभी गया नहीं लाइब्रेरी में। पढ़ाई करते हैं वहाँ सब बैठ के सीरियस? हाँ, शांति रहती है। दूसरा ये कि जैसे कोई फ़ोन एडिक्टेड है, तो वहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में पर्सनली ऐसा था कि आप फ़ोन नहीं चला सकते, कोई कॉल वॉल आ गया तो बाहर जाके बात कर लीजिए। तो ये एडिक्शन आपका छूट सकता है। बहुत सारे लोग हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको ये बोलते हैं। दूसरी चीज़ है, सब पढ़ रहे होते हैं, तो आपको खुद में भी लगता है कि पढ़ना चाहिए। इतने ड्यूरेशन से सब पढ़ रहे होते हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद में अंदर से मोटिवेशन आती है। बाकी मेरे घर पे भी ऐसा कुछ नहीं है, फादर ही हैं, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बट खुद में एक एक्टिव फ़ील होता है हमें जाके लाइब्रेरी, कि हम बैठ सकते हैं ये काफ़ी पॉइंट घंटे। से मैं एग्री भी करता हूँ। इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो उसका क्या असर होता है प्रोडक्टिविटी पे। तो ऐसी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हुआ और ये पाया गया है कि जो सारे लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है कि आप क्या कर रहे हो। जब आप लोगों को पढ़ते हुए देखते हो तो आपका भी मन करता है पढ़ने का।
सर ये भी है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई कोचिंग में नहीं हो, अगर कोचिंग में हो तो आप बाउंडेड हो कि आपको डेली जाना ही है, बट सेल्फ स्टडी में आपको खुद को मोटिवेट करना है कि नहीं डेली पढ़ना है, तो वो एक शेड्यूल बन जाता है। बाकी अगर आप खुद बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। राइट। कितने घंटे आपने पढ़ाई की ऑन एन एवरेज? सर ऑन एन एवरेज 8 आवर्स, फिर एग्ज़ाम आता है तब वो बढ़ जाता है, जब एग्ज़ाम एकदम पास में होता है तो राइट। तो ये 8 घंटे के बीच में फ़ोन वगैरह चेक करते थे, आपकी नोटिफिकेशन देख लिया कुछ? नहीं? हाँ, हाँ, देखते रहते हैं, बट मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा मेरी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक तरीका पोमोडोरो मेथड अगर आपने सुना होगा ना, 25+5 वाला ना? हाँ, तो वो टाइम हम अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेते हैं कि 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 5-10 मिनट फ़ोन चला लेंगे, सॉन्ग सुन लेंगे। सो पोमोडोरो टेक्निक एक बड़ी शानदार टेक्निक है कि अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है और एक कहते हैं ना थोड़ा डीप वर्क भी करना है, तो उसके लिए एक टेक्निक है कि पोमोडोरो, देयर इज अ यूनिट डिफाइंड आल्सो कि 1 पोमोडोरो इज इक्वल टू दिस मच टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि निकिता एक्सप्लेन करें कि पोमोडोरो क्या होता है। पोमोडोरो मेथड ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पैन तक फोकस नहीं कर पाते हैं तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये स्टार्ट आप पोमोडोरो टेक्निक करते हो तो ऐसा होता है कि 25 मिनट्स आप फोकस करोगे, फिर 5 मिनट्स आप ब्रेक लोगे। फिर अगर आपके ये शेड्यूल बन जाता है 25 मिनट्स फिर 5 मिनट्स वाला, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। जैसे मेरा है कि हम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। और वो 5 to 10 मिनट्स का इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उस वक्त फ़ोन ही चलाएं, आप अपने फैमिली में जाके मम्मा से बात कर सकते हैं, पापा से बात कर सकते हैं, या फिर हमें कविताएं पढ़नी पसंद है तो हम कविताएं पढ़ लेते हैं, या फिर हमें प्लांटिंग पसंद है तो मेरे जो टेरेस गार्डन है वहाँ पे जाके एक वॉक कर ली, सॉन्ग सुन लिया, तो वो रिफ्रेश फील होता है, फिर से एनर्जी आ जाती है, फिर आके आप पढ़ाई कर सकते हो 1-1.5 घंटे, फिर आप ब्रेक ले लो थोड़ी देर का। तो ऐसे आपकी प्रोडक्टिविटी निकल आती है कि हाँ इतने आवर्स आपने प्रोडक्टिवली दे दिए और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था कि साइड में आप म्यूज़िक भी सुनते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। राइट। तो ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत काम की है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते हैं कि इसकी साइंटिफिक रिसर्च भी है कि हमारा जो ह्यूमन कहते हैं ना फोकस का जो एक टाइम है वो 25 मिनट के बाद वो कहीं ना कहीं स्लम्प हो जाता है। तो 25 मिनट काम करो, डेडिकेटेड डीप वर्क, देन री एनर्जाइज करिए अगले 5 मिनट में। इस पूरे 30 मिनट के पीरियड को बोलते हैं 1 पोमोडोरो। 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक, बट 25 मिनट का ये काम अनइंटरप्टेड होना चाहिए, बिल्कुल फोकस वर्क, और इसी को आप रिपीट करो। तो लेट्स से आप पढ़ाई करो, आपने 4 पोमोडोरो कर लिया, तो इफेक्टिवली आपने 100 मिनट पढ़ लिया, 20 मिनट का ब्रेक भी आपको मिल चुका है। ठीक है। निकिता, एक चीज़ और कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब लगता है नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने मॉक दिया, कुछ गड़बड़ हो गया, या कुछ भी बहुत सारे कारण होते हैं। बिकॉज हम रिजल्ट के बारे में तो रेगुलर सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये फेजेस थे क्या कि तैयारी के दौरान, या आप अच्छे से थे कि हाँ एक बार देंगे और हो जाएगा हमारा? सर थे, ऑब्वियसली पर्सनल रीजन से भी थे कि फादर का एक्सीडेंट हो गया, उस ड्यूरेशन पे लग रहा था कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर ये भी था, फाइनेंशियल रीजंस थे कि घर का फाइनेंशियली भी मैनेज करना था चीज़ें, तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब और कहीं नहीं जाना चाहिए, जैसे ट्यूशन या टीचिंग्स अगर हम लेते हैं तो मेरा टाइम पढ़ाई वाला चला जाएगा। और ये भी था साथ में कि जब प्रीलिम्स ख़राब गया था तो एक बार लग रहा था कि मेंस में भी ऐसा ही हो गया तो फिर तो नहीं होगा। बट फिर अंदर से लगता था कि हाँ एक बार करके आगे बढ़ना है, बार बार उस विशियस सर्कल में नहीं पढ़ना है। जैसे लोग एक विशियस सर्कल में फंस चुके हैं ना एसएससी की, कि वो बार बार दे रहे हैं, अलग अलग पोस्ट ले रहे हैं, तो लग रहा है कि एक बार में ड्रीम पोस्ट, ड्रीम लोकेशन मिल जाए और निकलना है। तो फिर वो खुद को ड्राइव करता था। कभी कभी होता है कि लो भी फील होता है तो ब्रेक ले लेते हैं, 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया, नहीं पढ़ा, कुछ रिवीजन कर लिया, या कुछ भी नहीं पढ़ा, मूवी देख ली। वेरी गुड। एक चीज़ और बताना आप कि आपने इतनी कम एज में ये इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो कॉलेज के और भी जो लड़कियां थी साथ में, उनका क्या माइंडसेट था? मतलब उनको था तैयारी वारी में इंटरेस्ट कि नहीं, या आप ही अकेले ये था कि मुझे आगे बढ़ना है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके एज ग्रुप में जो लड़कियां हैं या ग्रेजुएशन में आपके साथ थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लड़कियों की एजुकेशन और उसके कि वो आगे चल के हमारे कहते हैं ना जॉब्स में जाएँ, गवर्नमेंट जॉब्स निकालें वगैरह, इस पर काफ़ी सोचता भी रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा माइंडसेट जानना चाहता हूँ कि क्या माइंडसेट आपको दिखता है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज ऑनलाइन ने एक्सेस का प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया है, सबके पास कंटेंट का एक्सेस है, घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी पेरेंट्स के साइड से थोड़ा उनको हाथ बढ़ाना चाहिए कि वो सपोर्ट करें, और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा अवेयरनेस का भी इशू मुझे नज़र आता है कि है, कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, या उन्हें लगता है कि हमें नहीं करना है सब काम। आपका क्या व्यू है इस पॉइंट पे? बिकॉज आप उन्हीं के बीच से आते हो तो आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। सर मेरे सर्कल में कोई भी ऐसा नहीं है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में। बाद में सर्कल बना ये जब तैयारी करते हुए, लेकिन जो स्टार्टिंग में फ्रेंड सर्कल था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी चीज़ है कि जब आप छोटे टाउन से बिलोंग करते हो ना, तो ये सब जॉब गर्ल्स के लिए उनको लगता है कि वो एप्ट नहीं है। फील्ड जॉब होगी या फिर पूरे दिन आपको जॉब पे रहना पड़ेगा, तो उनको लगता है कि, जैसे मेरे लिए भी बहुत, पापा का कभी नहीं बट रिलेटिव्स का था कि टीचर बन जाओ, बीएड कर लो,
तो ये वाला बहुत हमारे साइड तो बहुत देखा जाता है कि हाँ ग्रेजुएशन हो गया है, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ। फिर अगर कोई प्रिपरेशन में आना भी चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, और प्रोसेस भी बहुत लॉन्ग था अभी तक, तो लॉन्ग प्रोसेस होता है तो फिर उनके घर से पैरेंटल प्रेशर आने यस, लगता है कि यस। भाई शादी कर लो, एज हो गई है। इस तरह के प्रेशर में उनकी तैयारी रुक जाती है। तो ये दोनों ही फैक्टर्स हैं कि उनको खुद भी मोटिवेटेड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ढूँढिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर्स ही बने क्योंकि वो थोड़ी रिलैक्सिंग जॉब है, जबकि रिलैक्सिंग जॉब वो भी नहीं है। उसमें भी बट चैलेंजेस, यस। उसमें भी बहुत चैलेंजेस हैं, बट स्टिल आप अपना इंटरेस्ट ढूँढो। जैसे मेरा इंटरेस्ट है, हमें इसी फील्ड में जाना है, तो सारे चैलेंजेस एक्सेप्टेड हैं। एन्जॉय करेंगे बल्कि हम वो चैलेंजेस, क्योंकि वो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ढूँढ के उसकी तरफ काम करो। दूसरा, पेरेंट्स का भी थोड़ा-सा समझें, इस तरह के प्रेशर्स हैं, शादी कर लेते हैं वाली चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा कम करके मौका दें पढ़ने का। बट आई थिंक अभी अवेयरनेस बढ़ भी रही है, बिकॉज एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग जो सामने आ रहे हो इसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले उनके पास इस तरह की कहानियाँ थी भी नहीं। यूपीएससी में तो चलो हम कभी कभी सुनते थे, ठीक है, और यूपीएससी में भी अभी ऐसा हुआ, लड़कियों ने जब टॉप किया तो वो चीज़ हाईलाइट तो होती है, लेकिन यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। शायद पेरेंट्स इतना नहीं सोच पाते, लड़कियां भी नहीं सोच पाती कि शायद इतना बड़ा एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। बट ये जो स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है कि भाई यूपीएससी के बाद अगर एसएससी को देखें तो भाई ये नंबर 2 का एग्ज़ाम है आज की डेट में देश का, तो इसमें भी जा सकते हैं। पहले इसको निकालें तो यूपीएससी का सपना भी, बिकॉज ये जॉब निकालने से क्या होता है, आप टाइम भी बाई आउट कर लेते हो। अब आपकी बातों पे हर कोई भरोसा भी करेगा। आप बोल दो मुझे यूपीएससी करना है तो बिलीव करेंगे कि यार लड़की ने एसएससी में इतनी अच्छी रैंक निकाली तो यूपीएससी भी निकाल लेगी। तो और इन कहानियों का असर हो रहा है। पेरेंट्स जब इसको देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यार चलो अगर निकिता ने उन्नाव में बैठकर ये जॉब निकाल ली, एसएससी में इतनी अच्छी रैंक ले आई, तो हमारी बेटियां भी कर लेंगी। तो ये बहुत बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। और आप लोग सामने आके इंटरव्यूज़ दे रहे हो, ये बहुत काबिल तारीफ़ काम कर रहे हो आप। उनके लिए आप एक रोल मॉडल हो। और जैसा आपने बोला कि आपने ज्योति वाला इंटरव्यू देखा और आप इंस्पायर हुए, आज आप यहाँ पर हो, आपका इंटरव्यू देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे। चीज़ें बदलेंगी और सुधार भी आएगा बहुत। आपकी हॉबीज़ क्या है निकिता? सर हॉबीज़ में पहला तो गार्डनिंग, मेरे टेरेस पे काफ़ी अच्छा गार्डन है, तो उसके मतलब वो पूरा लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने डेवलप किया था मिलके। और उसके बाद वहाँ पे बैठना हमें अच्छा लगता है, जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा होता है किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को लेके या पढ़ाई को लेके, तो बस बहुत देर तक वहाँ शांत बैठ के, जब शाम होती है तो चाँद दिखता है सामने और पूरा ग्रीन ग्रीन रहता है, तो वो। दूसरा, कविताएँ अच्छी लगती हैं, पढ़ना लिखना, कविताएँ, और उसके साथ कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन लेना, बस यही सारी गाना हॉबीज़ वाना हैं। गाना, डांस करना, लड़कियों को ये सब आता है? नहीं, ये हॉबीज़ तो नहीं है। कुकिंग, क्योंकि कुकिंग करनी पड़ती है, तो वो एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया है कि हम खाना अच्छा बनाते हैं। फ्लेक्स कर सकते हैं उस टॉपिक पे। राइट। गार्डनिंग का बड़ा अच्छा, लोग बोलते हैं गार्डनिंग से पेशेंस डेवलप होता है, बिकॉज वो चीज़ें आपको आप चीज़ें देखते हो, मेंटेन करने के लिए गार्डन को बड़ा धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छे से आप लाइफ़ को भी ऑब्ज़र्व करते हो। जब एक फ्लावर बड होता है, फिर वो फ्लावर तक जाता है, बहुत सुंदर होता है, फिर उसका एजिंग फेज़ होता है, वो एक एंड पे आके ख़त्म हो जाता है। चीज़ों को अगर आप एनालाइज़ करो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। राइट। बहुत सारे स्पिरिचुअल कल्चर्स हैं जहाँ पर गार्डनिंग मैंडेटरी है, ओके। राइट, जहाँ पर मतलब मैंने पढ़ा है कि वहाँ पर उनके जो मॉन्क्स होते हैं ना, उनको गार्डनिंग करनी ही करनी है। जैसे कविताओं का भी ऐसा है, कविताएँ पढ़ते हो तो बहुत कम शब्दों में आप बहुत बड़ी बातें कह तो आप सकते हो। कविताएं लिखते हो या पढ़ते हो बस? सर लिखी तो कुछ बहुत अच्छी नहीं है, बट पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे डिमोटिवेटेड फील हो रहा है तो कुछ ऐसी लाइन्स पढ़ ली। कुछ लाइन बताओगे आप बोल के? कुछ याद एक हो? मेरी फेवरेट है केदारनाथ अग्रवाल की, कुछ 4 लाइन्स हैं कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा गलते देखा, ढलते देखा, जलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो जब भी है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो चलना है, अपनी एक मिसाल कायम करनी है, अपना नाम बनाना है। राइट। और हमारे जो इंडिया में इस तरह के लिखने वाले जो लोग हैं, दुष्यंत कुमार जी हैं, आपने केदारनाथ जी के बारे में बोला, बड़ी इंस्पायरिंग लाइन्स हैं, मतलब जोश से भर देते हैं अगर आप एक बार पढ़ लो अच्छे से। एक और लाइन थी, मेरा कैप्शन पूरे टाइम वही थी कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर धार क्या मझधार क्या। बच्चन साहब की लाइन्स हैं ये। तो लगता था कि अब भाई उठा लिया है एसएससी, तो अब करना है, डिले हो रहा है प्रोसेस, प्रीलिम्स खराब गया है, सब कुछ ठीक है, बट अब उस डायरेक्शन में बढ़ गए हैं तो उसको एंड तक तो पहुंचाएंगे। सो निकिता, आप प्रिपरेशन के दौरान मॉर्निंग पर्सन थे या नाइट पर्सन थे? कब तैयारी करते थे आप? पढ़ते ज़्यादा कब थे? मॉर्निंग पर्सन। सुबह उठते थे कब? सर सुबह 4-5 बजे के आसपास उठना होता है मेरा मोस्टली, 4 बजे के बाद कभी भी 4:30-5 तक, फिर थोड़ा सा घर का काम करके फिर पढ़ाई। और जैसे सोते कितने घंटे थे फिर आप? मेरी स्लीप आवर्स बहुत कम है, 6 आवर्स 7 आवर्स समथिंग लाइक दैट, क्योंकि घर का भी मैनेज करना है और बीच में हम कुछ ट्यूशन्स भी ले रहे थे, फाइनेंशियली चीज़ें मैनेज 6 घंटे तो लेकिन कम है, मतलब
अभी ठीक हुई है सिलेक्शन के बाद, थोड़ा बढ़ी है? नहीं, अब तो ज्वाइन कर लिया है ESIC और ऑफिस काफ़ी दूर है तो कम्यूट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो अभी भी वो ऐसा ही है, अब बॉडी हैबिचुअल हो गई है। 6 घंटे में? बट इसको इंक्रीज़ करके 7 करो। मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं भी बहुत दिनों तक ना मैंने कम स्लीप में मैनेज किया है। मतलब मेरा तो कई बार ऐसा हुआ है कि एवरेज स्लीप 4 ही घंटे रहा है। तो मुझे लेकिन असर दिखा है उसका, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स इसके होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो नींद है ना वो 7 घंटे की मिनिमम होनी चाहिए। और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो तो कम से कम ऐसा ना करें कि 6 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं। वो तो 7 घंटे या नींद लो, कम से कम 7 साढ़े 7 ले लो, जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा कुछ काम नहीं, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कैसे भी करके अपनी नींद को 7 घंटे ले जाओ। ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी, मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिपरेशन के दौरान कोई यूनिक प्रॉब्लम आपने फेस करी हो तो उसके बारे में जिक्र करिएगा। सर मॉक टेस्ट जब मेंस के दे रहे थे तो एक प्रॉब्लम ये थी कि जो टफ मॉक्स होते थे उनमें मेरा बहुत डिसेंट स्कोर होता था, रैंक बहुत अच्छी थी, परसेंटाइल बहुत अच्छी थी, बट जो इजी मॉक्स होते थे वो ख़राब हो जाते थे। कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ अटेंशन, जो भी था। तो उस वक्त हम लोगों ने ग्रुप बना रखा था, ज्वाइन कर रखा था, SSC बाबा टेलीग्राम ग्रुप है, फिर उनके मॉक्स भी होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते थे, क्वेश्चंस मॉक्स हम लोग प्लान करके एक ही मॉक देते थे और मेरा इजी मॉक्स में परफॉर्मेंस ख़राब जाता था। तो जो भी एडमिन्स थे उनसे डिस्कशन होता था इस बात पे, तो वो बोलते थे कि मार्क करने से पहले, जो भी हमने बोला कि मार्क करने से पहले एक बार देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि वो ईजी में लास्ट में कई बार थोड़ा सा घुमा देते हैं कि उन्होंने रेडियाई की जगह डेमीटर पूछ लिया, ऐसा कुछ। ये सारी चीज़ें देखो, खुद के अंदर थोड़ी सी कामनेस डेवलप करो कि ईजी आया है तो भी तुमको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो और ईज़ी देख के क्या होता था आपको, मतलब? सर वो पता नहीं, ऐसा लगता था हाँ ये तो आता है, और वो आता है जब ले लो, लाइटली ले लो, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो इस वजह से धीमे धीमे मतलब और प्रैक्टिस करने से वो सुधरा। तो SSC बाबा जो टेस्ट सीरीज़ थी 20 सीरीज़ का उनका पैकेज था, तो उसके लास्ट के जो उन्होंने सीरीज़ रखे थे पूरा बैलेंस था कि स्टार्टिंग में टफ जब तैयारी कर रहे होते हैं आप, फिर मॉडरेट करते करते लास्ट के 2-3 टेस्ट उनके बहुत ईजी थे मेंस के पहले के। तो उससे मेरा ये प्रैक्टिस हो गई थी कि हाँ ईजी मॉक्स हम अच्छा करेंगे। और 2021 वाला मैथ्स का पेपर काफ़ी ईजियर साइड था, तो फाइनली वो अच्छा हो गया, गलतियाँ नहीं हुई उसमें। देखिए, इनकी कितनी यूनिक प्रॉब्लम थी कि लोग कठिन मॉक में परेशान होते हैं, ये एक तरह से फुल टॉस बॉल पे आउट हो रही थी, और आसान मॉक में इनके नंबर नहीं आ रहे थे। बट खैर इन्होंने इसको भी ओवरकम किया। एक यूनिक चैलेंजेस आते हैं। तो ये जो तैयारी का आपका ग्रुप था, जो आप SSC बाबा ग्रुप की बात करो, ये ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप है, यस राइट? सर, पहले वो टेलीग्राम ग्रुप तो ये था। बाबा क्यों नाम लगा, मतलब कुछ बुजुर्ग लोग हैं क्या इस ग्रुप में? सर बुजुर्ग नहीं है, बाबा इन द सेंस, बाबा होता है ना बहुत ज्ञानी, नॉलेजेबल। ज्ञानी वाले बाबा। हाँ, ओके बहुत ओके, ज्ञानी ठीक है। और साथ में शांत, एक मतलब सब लोग अभी जो जितने भी लोग ग्रुप में थे मोस्टली सब अच्छी जॉब, जो उनकी ड्रीम पोस्ट थी, सब अचीव कर चुके हैं, अच्छे से सेटल हैं। तो वो यही था कि ऐसे लोगों का ग्रुप है जो पढ़ाई के लिए लेके बहुत ज़्यादा डिलीजेंट है। सब बहुत मॉक के स्कोर शेयर करते थे, अगर एक क्वेश्चन किसी ने डाला है तो सब अपना अपना जो जो उनको तरीका आता है वो भेजते थे सॉल्यूशन का। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो वो बाबा वाला फील की शांति से हम लोग ज्ञान आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो निकिता, आपने SSC की जो प्रिपरेशन जर्नी है इसको जिया है, आपने इसके चैलेंजेस भी फेस किए हैं, और सबसे अच्छा ये है कि आपने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। कई बार क्या होता है कि लोगों का गाइडेंस सही नहीं होता है और उसकी वजह से वो पहले अटेम्प्ट में, टैलेंट होता है बट पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है। आपने सेल्फ स्टडी करी है मोस्टली, और उसके बावजूद भी आप इस मुकाम पे पहुंच पाई हैं। तो आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना? बहुत सारे लोगों के पास स्ट्रैटेजी होती है, प्लान होता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। वो आपके पास एग्जीक्यूशन था, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन था। तो मैं चाहता हूँ कि आप SSC के जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रैंक लानी है, ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, क्या मैसेज है आपका उनके लिए कि वो क्या की ज़रूरतें हैं जिसका उन्हें ख्याल रखना है, या की गाइडेंस क्या दोगे आप उनको ताकि वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे खुद के लिए कि बी ड्रिवन। आपके पास एक मोटो होना चाहिए ताकि आप ये पूरा प्रोसेस सस्टेन कर पाओ, क्योंकि हाँ डिमोटिवेशन भी आएगा, मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी हो, मेरा हो गया, बट कई बार लक फैक्टर काम नहीं करता, कई बार कुछ चीज़ें हो जाती है, नहीं भी हो, तो आपका गोल क्लियर हो और आप उसकी तरफ ड्रिवन हो, फिर आप खुद ब खुद आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस रीज़न के लिए डेली आप पढ़ोगे, उठोगे, सारा जो भी प्रोसेस है, जो भी चैलेंजेस है उनको सस्टेन करोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, बिकॉज आपके माइंड में आपका वो लक्ष्य क्लियर है कि हाँ आपको आपके नाम के साथ इंस्पेक्टर सुनना है, ऑफिसर सुनना है, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, और भी आपके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। तो अपना लक्ष्य क्लियर रखिए एंड उस डायरेक्शन में अगर आप मेहनत से ऑनेस्टली काम करोगे तो ऑब्वियसली आप वो अचीव कर लोगे। राइट। एक चीज़ दिखता, और आपका जब सिलेक्शन हुआ इनकम टैक्स में, लोग डर रहे हैं आपसे थोड़ा बहुत?
सर ऑफिस में ये वाला फ़ील दिया जाता है आईटीआई वाला। और घर में कोई रिलेटिव का फ़ोन आता है कि ऐसा है देख कि लेना बाद में? ठीक है। ये डर वाला नहीं, रिस्पेक्ट वाला बहुत है। जैसे पापा के ऑफिस में जो उनके साथ सीनियर्स काम करते थे, वो लंच डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं उन्हें, ऑफिस में उनके साथ उनका टर्म्स अच्छे नहीं भी थे जो भी। रिलेटिव्स में भी कुछ ऐसे हैं जो उस वक्त पापा के साथ टच में नहीं थे जब मम्मा नहीं रही या फिर पापा का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अभी वो है, पापा से बात कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छा कर लेगी और यूपीएससी भी फोड़ लेगी, बहुत ज़्यादा भरोसा है हम पे, हमको उस पर। और वो वाले भी जो उस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जैसे पापा का एक्सीडेंट हुआ तो एक सेंटेंस किसी ने बोला था कि इतना बड़ा बेटा होता तो बहुत अच्छे से मैनेज करता, जबकि हम अपने 100% देखिए हमने मैनेज किया चीज़ें। तो वो अभी बता रहे हैं कि नहीं नहीं, वो आप बहुत प्राउड आपको फील होना चाहिए, ऐसी डॉटर है आपके घर में। और वो सब वही होता है ना कि जब आप कुछ हासिल कर लेते हो ना, हाँ तो सारे लोगों को लगता है कि उनको पहले से ही पता था कि सब हाँ, कर वो लेंगे। उस वक्त ठीक है, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनको भी राइट, लगता है कि अरे हमें तो पहले से पता था। राइट। आपकी निकिता स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। और कहते हैं जो लाइफ में चैलेंजेस से निकल के आता है वो बहुत कुछ सिखा जाता है, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड में बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और जो एक एक्सक्यूज़ होता है ना कि हमारी कंडीशन ऐसी है इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आई थिंक आपके इंटरव्यू से उनको एक चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी कि परिस्थितियाँ जो हैं कैसी भी हों, आपकी अपनी जो स्थिति है उसको बदलने के ज़िम्मेदार आप ही हो कि आप अगर चाहोगे तो वो बदलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू में बहुत मज़ा आया होगा। निकिता की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। निकिता, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस शो थैंक में यू सो आने के मच। लिए। थैंक यू सो मच।